प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति के सारांश पढ़ेंगे। इसके जो लेखक है वह जयप्रकाश नारायण जी है, जिसको संक्षेप में जेपी भी जिसको कहा जाता है, या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है तो जेपी या लोकनायक। कई बार पूछा जाता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका जवाब देना है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी जो है, इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, और इसे बचपन में प्यार से घर पर गांव के लोग जो है वो बचपन में बाउल नाम से पुकारते थे। तो इसीलिए बचपन का जो इसका पुकार का नाम था, यानी कि उसके घर परिवार के जो लोग थे, गांव के जो आसपास के लोग थे, वो उन्हें प्यार से बचपन में बाउल कहा करते थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे, और वह जो है बाद में कुछ लोगों से उसे पता चला कि अमेरिका में पढ़ाई जो है लोग थोड़ा मजदूरी हर करके भी पढ़ाई कर सकता है, तो यह की पढ़ाई यानी कि करने के लिए अमेरिका गए। और अमेरिका में वह काफी गरीब थे, तो उन्होंने पढ़ाई करने के लिए उतना अधिक पैसा नहीं था, जिसके कारण वह अमेरिका में जब भी उसको छुट्टी के दिन होते थे या जिस समय छुट्टियां होती थी, उस समय ये कारखानाओं में जाकर काम किया करते थे, या आसपास में जो बगीचा होते थे उनमें जाकर के जयप्रकाश नारायण जी काम करते थे। और कई रोज जब रविवार की छुट्टी होती थी तो उस दिन ये होटल चले जाते थे, वहां पर वेटर का काम किया करते थे, प्लेट धोते थे। साथ ही साथ कई बार उन्हें होटल में जो सीट होते थे लैट्रिन की, उसको भी वह सफाई किया करते थे। और फिर उनसे जो पैसा आता था, उन्हीं पैसा से वो मतलब रूम रेंट देना, पढ़ाई की खर्चा देना, और एक छोटे से कमरे में ही वह कई लोगों के साथ रहते थे। और इस तरह से जयप्रकाश नारायण जी जो है वह अमेरिका में अपनी पढ़ाई को पूरे किए। और उसके बाद जब वह भारत आए तो उन्होंने गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाए, और उस आंदोलन के दौरान ये जो है वह जेल भी गए थे। और जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जनता पार्टी जो है उसका निर्माण में भी इसका अहम भूमिका रहा। बात है, हम लोग जो ये संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे हैं, यह एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, और आज हम लोग इसी के ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं 1971 ईस्वी के लोकसभा चुनाव पर। 1971 ईस्वी के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये नारा दिया गया कि कांग्रेस जीतो और गरीबी हटो, यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतता है तो हम गरीबी जो है भारत में उसको दूर कर देंगे। लोगों ने भरोसा करके कांग्रेस पार्टी को वोटिंग भी किया, वोट भी दिए, और वह बहुमत से जीत भी गए। जीतने के साल 2 साल गुजरते गए, लेकिन 1974 ईस्वी के आसपास आते आते गरीबी तो नहीं हटा, लेकिन उसके जगह पर बेरोजगारी काफी अधिक देश में देखने को मिलने लगा, भुखमरी देखने को मिलने लगा, भ्रष्टाचार हर एक ऑफिस में देखने को मिलने लगा। यानी कि गरीबी हटने की जगह यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, बेरोजगारी, भुखमरी काफी अधिक देश में बढ़ने लगा। इन सारी चीजों को देखते हुए बिहार के जो छात्र है उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये सुधार कुछ भी नहीं कर रहा है, और इसी कारण से छात्रों ने बिहार का सोचा कि हम लोग सरकार के विरोध में अब एक आंदोलन करेंगे। तो जितने भी छात्र थे, उन्होंने बिहार के जो छात्र थे उन्होंने निर्णय लिया कि आंदोलन तो करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत, जो इस आंदोलन का अच्छे तरह से नेतृत्व कर सके, ऐसे व्यक्तियों को उसको ढूंढना था। तभी उसका ध्यान आया छात्रों का कि इसके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति जो है, जो हमारे आंदोलन को सही तरीका से नेतृत्व कर सकता है, और वो है जयप्रकाश नारायण जी।
तो सारे बच्चे जयप्रकाश नारायण जी के पास पहुंचते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं कि सर, इस समय देश में काफी अधिक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है और सरकार जो इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन करें और इसका आप नेतृत्व करें। तो उस पर जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, देखो बच्चों, अब हम बूढ़े हो गए हैं, साथ ही अब हमारा तबीयत भी काफी अधिक खराब हो रहा है, तो हम नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। कुछ हो तो हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारी उम्र काफी अधिक हो गया। लेकिन बच्चे वहां पर अड़े रहे, नहीं आपको तो नेतृत्व करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में जयप्रकाश नारायण जी कहा, ठीक है, अगर तुम लोग इतना अधिक कहते हो तो हम नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को हमारी कुछ शर्तें मानने पड़ेंगे। तो बच्चों ने कहा, ठीक है, बताइए सर, आप जो कहिएगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे। तो कहा कि देखो, सबसे पहले तो ये आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की इसमें हिंसाएं नहीं होनी चाहिए, दंगा फसाद ये सब नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो भी निर्णय होगा वो हम खुद लेंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम निर्णय लेंगे लेकिन आप लोगों की बात को भी हम सुनेंगे, लेकिन निर्णय हम लेंगे और दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। तो छात्र जो थे बिहार के, उन लोगों ने कहा, ठीक है सर, अगर आप चाहते ऐसा है तो हम लोग ना तो किसी प्रकार के दंगा फसाद करेंगे और आपकी बातों को, हर एक बातों की अहमियत हम देंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वह इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए और 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान से इस आंदोलन की शुरुआत किया। 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान आए और वहां पर बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोग जो है वहां पर पहुंचे और वहां पर जयप्रकाश नारायण जी ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस तरह से देश की हालात बदतर होती जा रही, भ्रष्टाचार, भुखमरी, महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम लोगों को अब आंदोलन सरकार के विरुद्ध करना होगा, सरकार को इस बात के लिए को दिखाना होगा। तो आप लोग हमारे साथ दीजिए। और जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी ने इस बात का आह्वान किया, देश के कोने कोने से इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, हर एक व्यक्ति आने लगा। कोई बस से आ रहा था, कोई ट्रेन से आ रहा था, कोई पैदल आ रहा था, कोई गाड़ियों से खुद का भाड़ा करके आ रहा था। इस तरह से भर भर के लोग इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार थी वह इस बात से काफी अधिक डर गए जयप्रकाश नारायण जी से, क्योंकि बहुत ज्यादा पूरे देश से लोग आ रहे थे। कांग्रेस की सरकार पूरे डर गए और उन्होंने क्या किया कि उसके बाद पुलिस कर्मियों को कहा कि देखो, जो भी लोग बस या ट्रेन से जा रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। और पुलिस को जैसे ये इस बात का हुक्म मिला, वह तुरंत गिरफ्तारी शुरू कर दिया। जो बस से जा रहा है उसको रोक करके जेल में बंद कर दिया जाता था, ट्रेन से जाने वाले को, कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, कई लोगों को पीटा भी गया और कई बार तो कई जगहों पर पुलिस कर्मियों ने फायरिंग भी किया और कई लोगों की इसमें जान भी गए। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी इस आंदोलन को नहीं रोका। बाद में बहुत सारे नेता आए जयप्रकाश नारायण जी के पास, क्योंकि उस समय की प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। कहा, अरे भाई, काहे के लिए आप इंदिरा गांधी जी से दुश्मनी मोल रहे हैं, बंद कर दीजिए इस आंदोलन को। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते, नहीं नहीं, हमारी दुश्मनी इंदिरा गांधी से नहीं है, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो विरोध कर रहे हैं उनके गलत सिद्धांतों का, उनके गलत निर्णयों का हम विरोध कर रहे हैं। हमको इंदिरा गांधी से कोई दुश्मनी नहीं है। जिस समय में हम गांधी जी के साथ थे आंदोलन में, उस समय में हम गांधी जी की भी कई बातों की आलोचना किया करते थे, लेकिन उस समय में गांधी जी हमें कई बार बुलाते थे और समझाते भी थे। यहाँ तक कि हम जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनका भी कई बार आलोचना किए, जिसको हम अपने बड़े भाई के समान मानते थे, लेकिन वो कभी हमारी बातों को बुरा नहीं मानते थे, बल्कि वो हमें बुला करके उस चीज को सुलझाते थे।
तो हमें इस समय जो है वह इंदिरा गांधी जी जो है उनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमें, बल्कि उनके सिद्धांतों और उनके नियमों से है, जिसके कारण आज देश की जनता काफी अधिक परेशान है। और उन्होंने जो वादा किया उस वादा पर आज वो अडिग नहीं है, देश की स्थिति खराब होती जा रही है। और आगे चल करके आप लोग को पता होगा कि इसी कारण से देश की माहौल इतना गर्म हुआ कि इंदिरा गांधी जी को आपातकाल भी लगाना पड़ा। आपातकाल की घोषणा किया 1975 ईस्वी में और पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। तो उसके बारे में तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं और ये हमारी हिंदी है। और इसके ऊपर बाद में चुनाव जो हुआ था तो उसके बाद इंदिरा गांधी की हार भी हो गई थी। इसके बाद की बात है एक चीज के ऊपर और इस चैप्टर में वर्णन किया गया है, करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार कैसे फैलता है। तो देखिए इसमें जो जयप्रकाश नारायण जी बताए हैं उसका कहना है कि जो भ्रष्टाचार का मूल जड़ है वो है चुनावी खर्चा, यानी कि चुनाव जो है ये भ्रष्टाचार का मूल जड़ है। इसमें करते क्या है कि जिस समय चुनाव आते हैं उस समय में जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिल्डर होते हैं, ठीक है, उस समय में वे नेताओं को डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, बड़ी रकम देते हैं और उनसे समझौता करते हैं कि जब आपकी सरकार बने तो हमारी जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो भी काम हो रही है उसमें आप अडिग नहीं, आप किसी भी तरह की बाधा नहीं डालिएगा। और ऐसा ही होता है, चुनावी खर्च के लिए नेता बड़े बड़े बिल्डर बिजनेसमैन से तो पैसा ले लेते हैं और जब बाद में वह सरकार उसकी बनती है और जिन लोगों से उन्होंने चंदा लिया, अगर कोई बिल्डर है या कोई ठेकेदार है, वह कोई पुल ही बनाया, वह गड़बड़ ही क्यों न बना दिया, और कई बार पुल गिर ही जाता, लेकिन देखते होंगे कि देश में सरकार जो है उनके विरुद्ध में कोई कदम जो है ठोस कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो भी उनसे पहले ही पैसे लिए हुए रहते हैं। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी जो है भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा जड़ मानते हैं वो चुनाव को, यानी कि चुनावी खर्च को मानते हैं। साथ ही साथ आज हमारे देश में जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कि ये चुनावी खर्च जो है इसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि चुनावी खर्च ज्यादा होने के कारण जो है वह देश में कई ऐसे लोग हैं जो निम्न तबके, बहुत गरीब है, उनके पास उतना पैसे नहीं है, जिसके कारण वह उतना अधिक अपने प्रचार प्रसार नहीं करा पाते हैं इन लोगों की तुलना में, ठीक है। और बहुत सारे लोग अच्छे होते हुए भी उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाते हैं कि जिसके कारण वह चुनाव लड़ सके। तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि जो चुनावी खर्च है इसको कम कर दिया जाए, इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और ये नेता लोग जो चंदा लेते हैं और फिर बाद में जीतने के बाद उन्हें करप्शन करने के लिए छोड़ देते हैं, इन पर भी लगाम लग जाएगा। साथ ही साथ जो निम्न तबके के लोग हैं, जो गरीब है, वो भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और चुनाव को लड़ सकते हैं। तो बस इसका यही सारांश था और अगले क्लास में हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके सब्जेक्टिव। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके सारांश जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे अगले क्लास में।